ये रेंटल इनकम हमें विरासत में मिली है। रेंट और डिविडेंड के दरमियान डिफरेंस जानकर आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। क्या आपको रेंटल इनकम और स्टॉक इनकम से अमीर होने वाली पर्सनैलिटीज का पता है? हेलो गाइस, मैं एचएम शुएब। आप देख रहे हैं बी वन बिलियनियर यूट्यूब चैनल। आज मुझे 100% श्योरिटी है कि रेंटल इनकम और स्टॉक इनकम के दरमियान डिफरेंस एंड कंप्लीट डिटेल जानने के बाद आप फुली शॉक हो जाएंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपने इस वीडियो का कंक्लूजन खुद ही इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि आपको रेंटल इनकम ज़्यादा अच्छी लगती है या स्टॉक इनकम, और कौन सी इनमें बेस्ट है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्कूल लाइफ से स्टार्ट होने वाला हमारा ये सफर, जहां से हमें ये ख्वाब दिखाना स्टार्ट कर दिया जाता है कि हमने बड़े होकर एक नौकरी करनी है और एक घर, एक गाड़ी, हमारे पूरे का पूरा फ्यूचर एक प्लान है। बट अनफॉर्चुनेटली हमें सेकेंड इनकम जनरेट करने के लिए ना कहीं पढ़ाया जाता है और ना ही कहीं सिखाया जाता है। सिर्फ यही सिखाया जाता है कि हम एक नौकरी करके इंस्टॉलमेंट पे एक हाउस लेकर और बैंक के थ्रू एक गाड़ी लेकर अपने फ्यूचर को सिर्फ इतना ही सिक्योर करें। लेकिन क्या असल में ये वाकई फ्यूचर सिक्योर है या सिर्फ आपका फ्यूचर एक घर और एक छोटी गाड़ी का ही है? तो ये पढ़ने की लाइफ से निकलने के बाद जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो बहुत से लोग, बहुत से बिजनेसमैन और बहुत से एक से ज्यादा काम करने वाले लोगों के दरमियान बैठना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनके दरमियान बैठने की वजह से उनके अंदर भी एक क्रेज पैदा हो जाता है, जो कि क्रेज वही होता है जो कि सेकंड इनकम को जनरेट करने वाला है। वही क्रेज जो कि उनके पास बैठे तमाम बिजनेसमैन के अंदर भी पैदा हुआ था। तो जो जो लोग बिजनेसमैन के साथ बैठते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वो ये जहन बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि हमें सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करना है, क्योंकि ओनली वन जो सोर्स ऑफ इनकम है वो आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं कर सकती। और जब सेकंड इनकम को जनरेट करने की बात आती है तो हम में से 90% लोगों की थिंकिंग एक ही तरफ जाती है, जो होता है हाउस रेंटल इनकम। अब ये तो ऐसे लगता है जैसे कि हमें ये रेंटल सोर्स ऑफ इनकम एक विरासत में मिली है कि हमारा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम रेंटल इनकम ही बनेगा। हम किसी और बिजनेस की तरफ सोचते भी नहीं हैं, क्योंकि हमें स्टार्ट से ही सुनने को मिलता रहा है कि यहाँ पर जो रियल एस्टेट बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। इवन कि ये आपके साथ वाला जो प्लॉट था, ये इस बंदे ने पता नहीं कब लिया था और चंद पैसों में, जो कि आज करोड़ों की मालियत रखता है। तो यही बातें हर घर में होती हैं, जिसकी वजह से एक ही जहन बन जाता है कि हम भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे और रेंटल इनकम जनरेट करके अपने फ्यूचर को सिक्योर करेंगे। लेकिन क्या असल में ये रेंटल इनकम और इवन के स्टॉक डिविडेंड आपका फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं? ये आपको डिफरेंस के साथ पता चलेगा कि इनमें डिफरेंस क्या है और कौन सा आपको सिलेक्ट करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको पहले कुछ पॉइंट्स बताता हूँ इनके दरमियान मेजर डिफरेंसेस के। उसके बाद हम इसके कंक्लूजन की तरफ, इसकी डिटेल की तरफ आएंगे। देन एट द एंड तो कंक्लूजन आपने भी देना है। तो सबसे पहला कि अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो मतलब कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, तो आप उसके ओनर हैं। मतलब कि अगर आपने एक घर बाय किया है तो आप उस घर के ओनर हैं। और जब एक बंदा एक घर बाय कर लेता है तो वो एक नॉर्मल पीस ऑफ माइंड में आ जाता है कि मेरे पास एक घर है, मतलब कि उसका फ्यूचर सिक्योर है। लेकिन ऑन द अदर हैंड स्टॉक मार्केट में आप ओनर नहीं बनते, आप पार्टनर बनते हैं। आप किसी भी कंपनी में जब इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसके पार्टनर बन जाते हैं। तो यहाँ पर पीस ऑफ माइंड के बारे में आपका क्या कहना है? तो यहाँ पर पीस ऑफ माइंड को लेकर एक बात जोड़ी जाती है, जो कि है स्टॉक्स की प्राइस का अप एंड डाउन जाना। जब हम किसी घर में इन्वेस्ट करते हैं तो वो घर की वैल्यू ऊपर नीचे प्लस माइनस ही जाती है, लेकिन ऊपर ज्यादा जाती है। इसी तरह ही जब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से पीस ऑफ माइंड आपको महसूस नहीं होता। तो इसी को लेकर जब हमने प्रॉपर्टी बाय करनी होती है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है वो होता है एजुकेशन। और मेरे ख्याल में तो ये जस्ट एक मिथ है कि आप डिफरेंट लोगों में बैठते हैं, आप डिफरेंट लोगों की बातें सुनते हैं, डिफरेंट एरियाज में जाते हैं, प्रैक्टिकल होता है आपको, तब आप डिसाइड करते हैं प्रॉपर्टी आपने कहाँ पे बाय करनी है, कहाँ पे आपको ज्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पर ये कंसिडर किया जाता है कि रियल एस्टेट बिजनेस में आपको एजुकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एजुकेशन हर जगह पे मैटर करती है, वो चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा। लेकिन अगर स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स में एक ही चीज को ला कर दरमियान में छोड़ दिया जाता है कि स्टॉक्स हमारे बस की बात नहीं। वो ये कि उसके लिए नॉलेज होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। क्या रियल एस्टेट बिजनेस नहीं, जिसके लिए आपको नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है? वो इसलिए रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि आप ऐसे लोगों में बैठते हैं, ऐसे एरियाज में जाते हैं जहाँ पे आपको पता लगता है कि यहाँ पर जो आप प्रॉपर्टी बाय करेंगे, आप वहाँ पर बाय करके नुकसान में नहीं जाएंगे। सेम ऐसे ही स्टॉक मार्केट में भी है।
आप किसी कंपनी को अभी इस वक्त में तो एनालाइज करना ही नहीं पड़ता। यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स हैं जिसमें आप स्टॉक मार्केट के जो एनालिसिस हैं किसी भी कंपनी के बिल्कुल इजीली देख सकते हैं। और वैसे भी ये तो डिजिटल एरा है, यहाँ पर आप इवन के चैट जीपीटी के थ्रू भी कंपनीज के एनालिसिस देख सकते हैं। तो ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा कि स्टॉक मार्केट में स्टडी होगी तभी स्टॉक मार्केट में कामयाबी मिलेगी। स्टडी तो वहां पर भी थी, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर स्टडी की कोई और ही टाइप सबको लगती है, क्योंकि सब सोचते हैं कि स्टडी नहीं किसी कंपनी की करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि वो कंपनी कैसी है। अब यहाँ पर एक सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कोलगेट, कोलगेट आप टूथपेस्ट यूज करते हैं, आप चाहे इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में, चाहे यूएसए में, किसी भी कंट्री में आपको हर जगह कोलगेट की टूथपेस्ट मिलेगी। तो इसका मतलब यही है कि जो इतनी ज्यादा कंट्रीज में एक कंपनी काम कर रही है वो कंपनी अच्छी तो होगी, क्योंकि जो कंपनी अच्छी नहीं होती वो तो एक ही जगह पर काम करके वहीं पे बस कर देती है। अब इसी तरह ही डिफरेंट स्टील्स की कंपनी देख लें कि स्टील बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, इवन के जो रियल एस्टेट बिजनेस है उसमें आप जिस जिस सिटी में जाते हैं आप देखते हैं कि यहाँ पे इस कंपनी का स्टील यूज हो रहा है। तो मतलब आपको ये तो समझना चाहिए कि ये कंपनी का स्टील बहुत ज्यादा मोनोपोली के साथ यहाँ पर सेल हो रहा है, मतलब कि उस कंपनी की मोनोपोली है, वो कंपनी बहुत अच्छी है। तो यहाँ से इससे बढ़कर आपको और क्या चाहिए। पीछे बस बात बचती है कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में, वो चीजें तो आपको इजीली यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी। तो स्टॉक मार्केट में एजुकेशन होना, और वो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एजुकेशन होना, ये जस्ट एक मिथ है और कुछ भी नहीं। तो अब सेकंड मेजर डिफरेंस की तरफ आते हैं, जो कि है टैक्सेस या चार्जेस और फीसेस। जब आप प्रॉपर्टी किसी को भी बाय करते हैं या सेल करते हैं, आप किसी भी कंट्री में हो, आपको टैक्स लगता ही लगता है। आप बाय करते हैं आपको तब भी टैक्स लगेगा, आप सेल करेंगे आपको तब भी टैक्स लगेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब स्टॉक मार्केट में आते हैं, तो जब आपका अकाउंट ओपन होता है और आप जब स्टॉक्स को बाय करते हैं, तो जस्ट 0.001% आपका ब्रोकर आप पे चार्ज करता है। मतलब कि अगर 1000 की आपने कोई बाइंग किया है तो जस्ट 1 to 2 रुपीस आपसे चार्ज किए जाएंगे। तो अगर रियल एस्टेट में देख लें, अगर आपने कोई प्लॉट बाय करना है, कोई घर बाय करना है, तो घर बाय करने में टैक्स बाय करने में और सेल करने में बहुत ज्यादा है, लेकिन स्टॉक्स को बाय और सेल करने में जो फीसिस और जो टैक्सेस हैं वो बहुत ही कम है। और अगर टैक्सेस की बात करें तो स्टॉक्स की बाय सेल पर तो टैक्स जीरो है, चाहे वो आप किसी भी कंट्री में देख लें। वो थर्ड जो डिफरेंस मैंने ऐड किया है वो तो जस्ट साइकी बेस पर ऐड किया है, जो कि है टेंजिबल, मतलब कि शो ऑफ एसेट। कि ये आपका एक टेंजिबल एसेट बन जाता है कि आप दूसरे लोगों को शो भी करवा सकते हैं कि ये मेरा घर है, ये मैंने बाय किया है, आप दो लोगों को शो करवा सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स पड़े होते हैं उनको आप टच नहीं कर सकते, उनको आप शो ऑफ नहीं कर सकते, जिसकी बिहाफ पर आप इसको प्रेफर नहीं करते, क्योंकि शो ऑफ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी लाइफ का। अब फोर्थ पॉइंट जो कि है प्रॉफिट का पॉइंट, जो कि आपको आज टोटली शो करके रख देगा, जिसमें आपको रेंटल यील्ड और डिविडेंड यील्ड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले रियल एस्टेट को डिस्कस करते हैं प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। अगर आप रेंटल यील्ड देख लें ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये तकरीबन 3 to 3.1% इसकी ओवरऑल यील्ड बनती है एवरेज बेसिस पर। मतलब कि अगर आपने 10 मिलियन का, मतलब कि 1 करोड़ का अगर एक हाउस बाय किया है, तो आपकी जो इनकम होगी वो 3% के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ 3 लाख होगी। तो ये 3% से आप एरिया वाइज अगर देखें तो ये ज्यादा भी हो सकती है, जो कि 4 से 4.5% तक भी जा सकती है। लेकिन अगर आप खुद से देखें कि 10 मिलियन का जो हाउस होगा, मतलब कि 1 करोड़ के घर का जो रेंट होगा वो 20 से 25 हजार ही होगा, इससे ज्यादा नहीं। 25 से 26 27 तक चला जाएगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि आपका जो ये हाउस है वो 50 हजार के रेंट पे चला जाए। तो अगर 25 हजार की भी ये आपकी रेंटल इनकम स्टार्ट हो जाती है, तब भी ये आपका तकरीबन 2.8 to 3% का ही रेंट जो इनकम है वो बनती है। तो रेंटल इनकम मतलब कि आपकी जो एवरेज है वो 3% तक ही है। वो 3% से अगर इंक्रीज होती है तो वो 3.54 तक ही जाती है, इससे ज्यादा नहीं जा सकती। ये है आपकी रेंटल इनकम। इसी तरह अगर मैं आपको डिविडेंड यील्ड के बारे में बताऊं, तो अगर हम ओवरऑल देख लें पूरी दुनिया में कि जो डिविडेंड यील्ड है वो कितनी है, वो तकरीबन 7 to 8% इनकी जो नॉर्मल डिविडेंड यील्ड है। मतलब कि अगर आप स्टॉक मार्केट में कुछ नॉर्मल कंपनीज में इन्वेस्ट कर दे डिविडेंड बेसिस पर, तो आपको 7 to 8% जो एवरेज रिटर्न है वो मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप लकीली कुछ अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो यही रिटर्न आपका 10 से 12% इजीली हो जाता है। तो अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो स्टॉक मार्केट का जो डिविडेंड का रिटर्न है वो रेंटल इनकम से तकरीबन डबल है। और अगर आप लकीली कुछ बेस्ट कंपनीज चूज कर लें, जिस तरह के ये यूएसए की बेस्ट कंपनीज और उनकी डिविडेंड यील्ड है, जिसको आप इजीली देख सकते हैं कि इनकी डिविडेंड यील्ड कितनी हाई है। इसी तरह
आप इंडिया की भी देख सकते हैं कि इंडिया की बेस्ट डिविडेंड कंपनीज की डिटेल और उनकी यील्ड्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंट के पाकिस्तान की डिविडेंड यील्ड्स कंपनीज आप सब डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर इसी तरह आप इन डिविडेंड कंपनीज में इन्वेस्ट कर जाते हैं तो देखिए कि आपकी जो डिविडेंड यील्ड है वो कहाँ तक जा सकती है, मतलब कि आपकी जो पैसिव इनकम रेंटल इनकम के बजाय डिविडेंड इनकम बन जाए, तो वो इनकम कितना ज्यादा स्पीडी ग्रो करेगी और आपको कितना ज्यादा प्रॉफिट देगी। तो सिंपल अल्फाज में अगर यही 10 मिलियन जो कि आपने हाउस बाय किया था, वही 10 मिलियन अगर आप स्टॉक्स में लगाते हैं और एक एवरेज भी देख लें, तो एवरेज में भी आपको तकरीबन 10 लाख मतलब कि 1 मिलियन आपको प्रॉफिट आएगा। जहां पर अगर हाउस रेंट पे दिया होता तो आपको जस्ट 3 लैक्स आना था, मतलब कि 0.3 मिलियन, और ऑन दी अदर हैंड जो स्टॉक मार्केट में वो 1 मिलियन। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉफिट की, जो कि होता है कैपिटल गेन। अब ये कैपिटल गेन हाउस रेंट में जब आप हाउस बाय करते हैं तो आपका 1 करोड़ का 10 मिलियन का जो हाउस बाय हो गया, वही 5 साल बाद वही 10 मिलियन का हाउस आपका 12 13 14 मिलियन का भी हो सकता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में भी ये चीज़ कभी भी ना भूलें कि जो स्टॉक आपने बाय करना है, और अगर आप अच्छी कंपनीज बाय करते हैं और उनकी डिविडेंड यील्ड भी अच्छी होती है, तो उनमें कैपिटल गेन आना लाजमी है। तो वही 10 मिलियन उसमें इन्वेस्ट किया गया, वो भी आपका 13 14 मिलियन इजीली हो सकता है, क्योंकि आप कोई भी बिजनेस कर लें उसमें कैपिटल गेन तो लाजमी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क की भी बताता चलूँ कि स्टॉक मार्केट में थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप सिर्फ डिविडेंड ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जीरो रिस्क, मतलब कि आप पर डिपेंड है। अगर कोई ऐसी कंपनी निकल आती है जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही, तो आपके पास फुली ऑप्शन है कि आप उसको स्विच कर लें किसी दूसरी कंपनी में। लेकिन अगर आपका घर है, आपने बाय किया हुआ है, आप उसको अच्छी लोकेशन पर मजीद शिफ्ट करना चाह रही हैं, वो लोकेशन थोड़ी सी डाउन जाती जा रही है कि उसकी लोकेशन की वजह से वहां पर कोई ऊंच नीच आती है कि वो हाउस की जो प्राइस है वो दिन ब दिन नीचे जाती जा रही है, तो आपको वो सेल इजीली नहीं होगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में आप इजीली शिफ्ट कर सकते हैं एक स्टॉक को दूसरे स्टॉक में। तो पांचवा डिफरेंस इसी बेसिस पर है, जो कि है लिक्विडिटी। आप जो घर बाय किया है आपने, अगर आपको कोई अर्जेंसी आ जाती है कि अर्जेंट बेसिस पर कोई इमरजेंसी आ गई, आपने हाउस सेल करना है और उन जो पैसे हैं उनको कहीं यूटिलाइज करना है, तो आपको क्या लगता है आपका घर जल्दी सेल हो जाएगा 1 या 2 दिनों में? बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसे सेल होगा भी तो वो आपकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी उससे 15 से 20% नीचे ही सेल होगा, क्योंकि यहाँ पर तो सब लोग मजबूरियों का फायदा ही उठाते हैं, क्योंकि हर बंदा अपना प्रॉफिट करना चाहता है। तो इसीलिए अगर आप किसी हाउस को बाय करते हैं और आपको कोई इमरजेंसी आ जाती है तो वो आपका कहीं भी यूज नहीं हो सकता। अगर आप उसको इमरजेंसी बेसिस पर सेल आउट करते हैं तो आप उसको लॉस में ही सेल आउट करेंगे। अदरवाइज आपको उसको लिक्विडेट करने में, मतलब कि उसको पैसे में कन्वर्ट करने में अपने हाउस को कई महीनों लग जाते हैं। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हैं तो आप सेम डे में अपने जो स्टॉक्स आपने बाय किए होते हैं वो सेम डे में भी सेल आउट करके आप उसको लिक्विडेट कर सकते हैं इनटू योर अमाउंट। तो वो जो सेल आउट किए हैं आपने अपने स्टॉक्स, और आपके पास जो पैसे आ गए हैं आपके ब्रोकर अकाउंट में, वो भी आप वेरी नेक्स्ट डे अपने विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई भी लॉस नहीं होता, और ना ही किसी को पता चलता है कि आप सेल ही क्यों कर रहे हैं या आपको कोई इमरजेंसी है। इसीलिए स्टॉक मार्केट में इतना ज्यादा रिटर्न और इतनी ज्यादा सिक्योरिटी भी है। तो लिक्विडिटी बेसिस पर भी स्टॉक मार्केट आपके लिए बेस्ट साबित हो सकती है। तो यहाँ पर एक बात बताता चलूं कि ये स्टॉक मार्केट और रेंटल इनकम के दरमियान डिफरेंस है, ना कि मैं आपको स्टॉक मार्केट की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, बल्कि ये इनकम के दरमियान डिफरेंस है। और डिफरेंस को जानते हुए आपने जो स्टेप लेना है आप वो ले सकते हैं। अब लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो कि 6 नंबर पर है, जो कि आप एक छोटी सी अमाउंट से एक घर बाय नहीं कर सकते, लेकिन स्टॉक मार्केट में आप एक छोटी सी अमाउंट से अपने डिविडेंड इनकम को स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल होता है। आप किसी भी कंपनी के स्टॉक्स 2000 में भी बाय कर सकते हैं, लेकिन क्या 2000 में कोई घर आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो इवन कि अगर आप 1 मिलियन भी यूज करते हैं तो 1 मिलियन में भी कोई घर आने वाला नहीं। लेकिन 1 मिलियन के थ्रू आप अपनी सेकंड पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं डिविडेंड इनकम के तौर पर। तो ये डिफरेंसेस देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि रेंटल इनकम आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होती है या डिविडेंड इनकम, जो कि आपके लिए इजी टू यूज कौन सी है और कौन सी आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो आपने दुनिया में बहुत सारे अमीर लोग देखे हैं जो कि डिफरेंट बिजनेसेस से अमीर हुए, स्टॉक मार्केट से अमीर हुए वाले लोग आपने देखे होंगे, लेकिन क्या कभी रेंटल इनकम से अमीर हुए लोग कभी देखे हैं? स्टॉक मार्केट से अमीर होने वाले लोग वॉरेन बफे, पीटर लिंच, इसी तरह चार्ली मुंगर और बहुत से पर्सनैलिटीज
जो कि स्टॉक मार्केट के जरिए बहुत ज्यादा रिच बनी, लेकिन रियल एस्टेट में हाउस रेंट के तौर पर अपनी इनकम को बनाने वाले कभी आपने अमीर लोग देखे हैं? खैर मैंने तो नहीं देखे। तो आपको कौन सी इनकम ज्यादा बेस्ट लगती है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और दोस्तों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें और मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।